हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं महा मैराथन क्लास लाया हूँ आपके लिए। स्पेशल VBI क्लास है आज। चलिए, आज मैं रिवीजन क्लास 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। 1774 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा बच्चे लोग, और वीडियो को लाइक करते चले। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1975 को किया गया था, 1975 को। बच्चे लोग जितना रिवीजन कीजिएगा उतना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे लोग, और वीडियो को लाइक करते चलें। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? 1918 ईस्वी को बनाया गया, 1918 ईस्वी को। महा मैराथन क्लास में आपका स्वागत है बच्चे लोग। आज मैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। 5 क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे लोग। हरे कुशान मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। छठा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, और खास तौर पे रिवीजन क्लास है। ये रिवीजन आपको महा मैराथन क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण देगा आपके लाइफ में। डायरेक्टरीज पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो राजा राम मोहन राय कमेटी के द्वारा, RRLF के द्वारा किया गया है। RRLF कब बना है पता होना चाहिए आपको। 1972 को बना है, 200 वर्ष पूर्व होने के बाद, दिन होने के बाद बनाया गया था। चलिए, 7 क्वेश्चन पे आते हैं। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRLF के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी से हार्ड तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको बस वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। महा मैराथन क्लास है, बस आप जुड़े रहे लास्ट तक। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लीवर शब्द से हुई है, याद रखिएगा। और हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि पुस्तक शब्द हिंदी भाषा के किस संधि विशेष से बना है? तो पुस्तक जो आले से बना हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ में। 10वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेलवेट डेवी को जाता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। पुस्तकालय शिक्षा मेलवेट डेवी के द्वारा स्थापित किया गया था। द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से किया गया था, 1987 को किया गया था। बच्चे लोग, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है मेलवेट डेवी के द्वारा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मेलवेट डेवी के द्वारा पहला स्कूल कौन सा था, प्लस पहला स्कूल का नाम बताना पड़ेगा आपको, और दूसरा और तीसरा खास तौर पे ईस्वी कब बना है। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, 12 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में मैं विस्तार से समझा दिया हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 13 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे बुलाया गया था? तो WF वार्डन को बुलाया गया था। तो आपसे कई बार सवाल में पूछा जाएगा कि WF वार्डन किसके शिक्षक थे, छात्र थे? तो मेलवेट डेवी के छात्र थे, मेलवेट डेवी के छात्र थे। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, 14 क्वेश्चन हो गया। चलिए, 14 क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है। चलिए, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था। तो किसने किया था? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉन डिस्कनेस ने किया था, डिकनेस ने किया था। याद रखिएगा बच्चे लोग, ये एग्जाम में आ चुका है, KVS हो या NVS में एग्जाम में आ चुका है। लिब्रा सक्षम नाम से कौन सा जाना जाता है? तो SR रंगनाथन जी को जाना जाता है। SR रंगनाथन जी का फुल फॉर्म जो बच्चे जानते हो वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए, मैं बता देता हूँ। एस का होता है सियाली रामामृत होता है, एस का होता है सियाली, और R का मतलब होता है रामामृत, और रंगनाथन तो है ही, आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए 70 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। भारत में बिलिस कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? बच्चे लोग आप देख सकते हैं कि ये महामैराथन क्लास है। आपको 500 से क्वेश्चन ज़्यादा अधिक इस वीडियो में मिलने वाला है। आप बस मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग बिलिस करके बैठे हैं बच्चे लोग, लेकिन आपको पता नहीं होगा कुछ बच्चे लोग को कि बिलिस कोर्स कहाँ शुरू किया गया था सबसे पहले। तो आप ये देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सबसे पहले किया गया था। 1947 ईस्वी को किया गया था। 1947 को किया गया था। इस पीडीएफ को हिंदी में बनाया गया है स्पेशल, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। 18 क्वेश्चन पे है, भारत में एमलिस कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो 1949 को किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। 1978 को 1978 ईस्वी को किया गया था। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिलिस के बाद बच्चे लोग ज़्यादातर एमलिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एमलिस कोर्स कब आया, तो याद रखिएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद आया है। कब? एमलिस कोर्स। तो आप बिलिस से याद रख सकते हैं कि बिलिस एमलिस 2 साल का फ़र्क पड़ता है, तो 2 साल के बाद आया है। याद रखिएगा बच्चे लोग, एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएचडी कोर्स प्रारंभ विश्वविद्यालय सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय किया था? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था 1951 में। 1951 में किया गया था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कब आया है पीएचडी, और सबसे पहले कौन करने वाले हैं पीएचडी के उपाधि धारण करने वाले? तो भारत में सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान करने वाले डॉक्टर बी कृष्ण राव जी थे 1957 में। डॉक्टर बी कृष्ण राव जी 1957 ईस्वी में किए थे सबसे पहले भारत में। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में टीडिल कोर्स किस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ को वीडियो को लाइक करते चलें क्योंकि महामैराथन क्लास है आपके लिए। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। भारत में डीलिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? देख सकते हैं किस विश्वविद्यालय और कब पारित हुआ था। तो इसे आप याद रख लीजिएगा, उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा शुरुआत किया गया था। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है कि आपका ईस्वी सन स्थापित कब हुआ था और पहला कि किस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था कोर्स, याद रखने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 23वां क्वेश्चन पे है। भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट कोर्स उपाधि प्रदान की गई थी? सबसे पहले बीबी शुल्का को 1992 को प्रदान की गई थी। 1992 को कुछ और सम्मेलन हुआ था, इफ्ला का सम्मेलन हुआ था। इफ्ला का सम्मेलन हुआ था बच्चे लोग, आपको याद होना चाहिए। 1992 में ही आपका छठा लॉ, आप 5 लॉ पढ़ते होंगे लेकिन छठा लॉ लाया गया था। छठा लॉ किसके द्वारा लाया गया था? बच्चे लोग जिनको पता है वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए महामैराथन क्लास में आप बस जुड़े रहे मेरे साथ। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलविन डेवी को कहा जाता है। आधुनिक का वर्गीकरण याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें बनता है। आपको पूछा जाएगा कि वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो आपका इसका आंसर होगा अरस्तु जी को माना जाता है। परंतु आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मेलविन डेवी को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ के ही टिक आउट कीजिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 1892 ईस्वी को सियाली मद्रास में, वर्तमान में चेन्नई में है स्थित, हुआ था। परंतु ये 12 अगस्त आपको स्कूल डेट बताया जा रहा है। 9 अगस्त 1892 ईस्वी को 1892 को आपका जन्म रियल डेट मनाया जाता है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए बच्चे लोग, हम YouTube पे आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे कि 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है। जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। डॉक्टर रंगनाथन, चलिए 26 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने बैंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया था? DRTC को कब स्थापित किया था? 1962 को। आप ये देख सकते हैं कि मेरे वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किए हैं। DRTC का स्पेशल वीडियो है, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं।
27 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 27वां क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन का टारगेट है बच्चे लोग। 500 क्वेश्चन का आज इस वीडियो के अंत तक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री उपाधि प्रदान की गई थी? पद्मश्री उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1957 ईस्वी को की गई थी। 1957 को की गई थी। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपसे पूछा जाएगा कि पद्मश्री अवार्ड अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है, तो ज़्यादातर बच्चे लोग याद रख लीजिएगा कि 6 लोग को मिल चुका है। चलिए मैं पद्मश्री के अवार्ड को लाइब्रेरी के तौर पे किनको किनको प्रदान किया गया, इसके विस्तार से मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए वीडियो को लाइक करते हैं। चले बच्चे लोग 28वां क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्रों की रचना कब की गई थी? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में की गई थी। आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर को क्यों स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी टाइम आपका 5 लॉ बन के तैयार हुआ था, लेकिन प्रकाशन आपका हुआ था 1931 ईस्वी को हुआ था। 1931 को प्रकाशन हुआ था 5 लॉ, तो उसको थोड़ा चर्चित में लाने के लिए ये करना अनिवार्य था। चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1931 को किया गया था। जैसे कि हम अभी बताएं कि 5 लॉ बना 1928 ईस्वी को, परंतु पूर्णतः लागू प्रकाशित कब हुआ? तो 1931 को प्रकाशित हुआ है बच्चे लोग। 1924 ईस्वी में बच्चे लोग, 1924 में आपको पता होना चाहिए कि लंदन गए थे लाइब्रेरी का शिक्षा प्रदान करने के लिए, और उसके बाद 1925 में 1 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1925 में आए, और 3 साल याद रखिएगा बच्चे लोग, 1925 से लेकर 1928 ईस्वी तक 3 साल का फर्क था, और इसमें से आपको 3 साल में आपको 5 लॉ को प्रकाशित कर दिया गया। प्रकाशित पूर्णतः 1931 में कर दिया गया था, बना था 1928 ईस्वी को। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम को पर्पस को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। 30वां क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन, ये देख सकते हैं आपको रंगनाथन जी द्वारा कितने क्या किया गया है, मैं स्पेशल बता रहा हूं आपको। डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन CCC मात्र दोषी कब किया गया, रचना कब की गई? तो 1933 ईस्वी में की गई थी। 1933 ईस्वी में की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि ये शुद्ध अंकन में नहीं आता, ये मिश्रित अंकन में है। CCC के बारे में आप जान ले कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा आया है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1933 में याद रखना है, और 1934 याद रखना है, और 1937 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1937 को प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना की गई थी डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा। कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ। चलिए मैं विस्तार से आपको बारे में बताता हूं कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 ईस्वी को की गई थी। 1836 ईस्वी को की गई थी। उसके बाद आपको 1891 में 1891 में आपको इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया, और उसके बाद 1902 में आप देख सकते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी को कब मिलाया गया, खासतौर पर पब्लिक के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन को किया था, उन्हीं के द्वारा आपको 1902 और 1902 और 3 में बताया जाता है कि आपको फिर उसके पब्लिक को मिलाया गया इंपीरियल लाइब्रेरी में। फिर उसके बाद आपको भारत में 1948 में आज़ादी के समय कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी की उपाधि प्रदान की गई थी, और फिर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए खोल दिया गया। पहले राजा महाराजा के लिए सिर्फ लाइब्रेरी खुला करता था, अब लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए खोल दिया गया। कब किया? 1953 को। याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये एक सवाल से हम आपको 10 जवाब दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बनता है महामैराथन क्लास में, आपका स्वागत है, प्लस आपका एक बिड लाइक जरूर चाहिए हमको। चलिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको गौर कीजिएगा। संघीय सूची के 7वें
परिशिष्ट में है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो इंग्लैंड में लागू हुआ था। 1850 ईस्वी को लागू हुआ था। 1850 ईस्वी को लागू हुआ था। याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? सबसे पहले कहाँ, किस राज्य में लागू किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु में सार्वजनिक अधिनियम 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 19 राज्य में ये एक्ट पारित हुआ था बच्चे लोग। तो याद रखिएगा 19 के 19 राज्य याद रखिएगा कब पारित किया गया था, क्योंकि एग्जाम में आपको शेड्यूल वाइज मिलाने को मिलेगा कि गोवा कब हुआ, गुजरात कब हुआ, बिहार कब हुआ, राजस्थान कब हुआ। तो आपको ईस्वी और डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, तभी आप उस आंसर का जवाब दे पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि 2019 में अभी तक हो चुका है। तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948 में सबसे पहले मैं आपको बताया, इसका आंसर होगा 19 राज्यों में पारित हो चुका है। अब 20वां राज्य भी चलने वाला है, मैं आपको जस्ट अपडेट में मैं कुछ दिनों में बता दूंगा। चलिए 39 क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहां पेश किया गया था? याद रखिएगा बनारस में आयोजित किया गया था ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा। बच्चे लोग, आपसे एक सवाल है कि बनारस विश्वविद्यालय में डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा कब लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पे पोस्ट पे गए थे? कब तक काम किए वहाँ, कितने ईस्वी में? जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए बहुत अच्छा लगेगा जो बच्चे जानते हैं इसका जवाब, तो बहुत खुशी की बात है। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। ये आपको क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी मदद करेगा। जो बच्चे यूजीसी नेट का भी तैयारी कर सकते हैं मेरे वीडियो को देखकर, और वीडियो को बस लाइक शेयर जरूर करें। महामैराथन क्लास में आपका इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको एक लाइक तो बनता है बच्चे लोग। चलिए 14 क्वेश्चन पे क्या है? पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित हो, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। याद रखिएगा पुस्तकालय में, सार्वजनिक पुस्तकालय में बिना भेदभाव के आपको पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाती है, और आपको बिना निःशुल्क प्रदान की जाए वहीं पर आपको दिया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय उसी को कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। 41 क्वेश्चन पे है। 5 लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको 5 लॉ याद रखना जरूरी है बच्चे लोग, क्योंकि हर बार आप इंटरव्यू भी कहीं देने जाते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल में या केवीएस के स्कूल में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे 5 लॉ जरूर पूछा जाएगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको 5 लॉ कब और कैसे बना और कौन कौन है। पहला लॉ बताते हैं आपको, बुक आर फॉर यूज। बुक आर फॉर यूज होता है, पहला लॉ का आंसर है बुक आर फॉर यूज। मेरे साथ बोलते चलें, आपको याद हो जाएगा। सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक। एवरी रीडर हिज हर बुक, हिंदी में समझिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ये दोनों आपको याद हो जाए तो सारा पांचों लॉ याद हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये दोनों में ज़्यादातर बच्चे लोग को होता है। याद रखिएगा प्रत्येक रीडर मतलब पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, और थर्ड लॉ बोलता है कि पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए, ठीक है। और चौथा आपका सेव द टाइम है, समय को बचाएं, पाठक का समय बचाएं। और पांचवा है आपका पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में। याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 42 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बाल विकास युवा विकास की चर्चा की गई थी? याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है केबीएस में या एनबीएस सारे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 5th लॉ को कहा जाता है, 5वां लॉ को कहा जाता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 को किया गया था। 1954 ईस्वी को किया गया था। 1915 को किया गया था। लेकिन पूर्णतः याद रखिएगा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? तो 1956 को किया गया। कभी पूछेगा तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट डाउन करके ही आप टिक आउट कीजिएगा। जैसे कि आपको डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के बारे में भी वीडियो में आपको जस्ट कुछ दिन पहले ही बना के पोस्ट किए हैं, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। चलिए 45 क्वेश्चन है। डिलीवरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट न्यूज़पेपर 1954 के तहत कितने पुस्तकालय को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था? आपको हम बताए थे उस वीडियो में, विस्तार से समझाएं डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के बारे में। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको विस्तार से समझाएं कि 4 पुस्तकालय ऐसे हैं कि जिसमें आपको एक एक न्यूज़पेपर देना अनिवार्य
होता है, जैसे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, एससीईआरटी सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई भी है और कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी भी है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 46 क्वेश्चन है बच्चे लोग, वीडियो को लाइक करते चले। मैं चाहता हूँ बस एक लाइक बनता है महामैराथन क्लास के नाम पे। चलिए, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तकालय डिवोशरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है, हम आपको बताएं। जस्ट अभी 4 जगह भेजा जाता है। चलिए 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये है 1948 में। सबसे पहले हम आपको बताएं कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी के नाम पे प्रकाशित कर दिया गया, मतलब घोषित कर दिया गया। तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? तो पुस्तकालय उपकर है, लाइब्रेरी शेष बोला जाता है इसको। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइब्रेरी शेष के बारे में मैं विस्तार से आपको वीडियो में बता दूंगा, स्पेशल वीडियो लाके। चलिए, किस वर्ष रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो 1992 को मनाई गई थी, 1992 को मनाई गई थी इफ्ला के द्वारा, इफ्ला के द्वारा। 1992 में याद रखिएगा बहुत ही कुछ विस्तार से वहाँ दिया गया था। 6 लॉ भी और पीएन कौला के द्वारा रंगनाथन जी का बायोग्राफी भी लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत है। 50 क्वेश्चन बच्चे लोग, 50 क्वेश्चन पे आज आ गए। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? एएलए है, एएलए है। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? एएलए। देख सकते हैं बच्चे लोग, 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, बस एक आप वीडियो को लाइक करते चले। चलिए 51 क्वेश्चन है, रिवीजन क्लास है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किस जगह पर सन 1962 को डीआरटीसी की स्थापना की गई थी? तो बेंगलोर में की गई थी, बेंगलोर में की गई थी। याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वास्तव में किसके वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला को माना जाता है। इफ्ला का सबसे पहले स्थापना कब हुआ है? याद होना चाहिए आपको, 30 सितंबर 1927 ईस्वी को इफ्ला बना था। 30 सितंबर 1927 ईस्वी को इफ्ला बना था। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए 53 क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में 53 क्वेश्चन देखिएगा बच्चे लोग, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत में चिकित्सक पुस्तकालय आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछ चुके हैं, कहाँ है? तो एम्स बना है सबसे पहले, न्यू दिल्ली में बना है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में की गई थी। याद रखिए बच्चे लोग, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व किस संस्था किस वर्ष की गई थी? तो 1969 को की गई थी, 1969 को की गई थी। याद रखिएगा, जो भी पुस्तकालय आपसे पूछा जाएगा, जैसे राजा रामपुर लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाए या खुदा बख्श के बारे में पूछा जाए, तो आपसे 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा कि कब बना और उसको राष्ट्रीय महत्व कब दिया गया। तो इसे आप नोट डाउन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 57 क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? बीएस केशवन जी थे, बीएस केशवन जी थे। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं बीएस केशवन जी हैं। याद रखिएगा 1947 से ये पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर बने रहे। और चलिए 58 क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किस वर्ष किया गया था? तो 1965 ईस्वी को किया गया था। 1900 किस वर्ष? 59 क्वेश्चन पे देखिएगा बच्चे लोग, 59 क्वेश्चन, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी? तो 1931 को की गई थी, 1931 ईस्वी को की गई थी। बच्चों 61 क्वेश्चन पे आते बच्चे लोग, 61 क्वेश्चन, किस वर्ष IESBN प्रदान करने वाली RRLF ऑफिस दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? तो याद रखिएगा 2011 में स्थानांतरित कर दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ISBN नंबर, खास तौर पे ISBN नंबर आपका कितने नंबर का है? तो आपको पता होना चाहिए 13 नंबर का है और प्लस 5 भागों में बटा हुआ है। और 2006 दिसंबर 2006 तक आपका ये 10 डिजिट का हुआ करता था, परंतु 2007 में 1 जनवरी 2007 से आपका ये
13 नंबर का होने लगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन सहभागिता 63 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। संसाधन सहभागिता का अंग है क्या है? तो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय सहयोग कॉम्पिटिशन है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? 1876 ईस्वी को स्थापित हुआ था। 1876 ईस्वी को स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा बच्चों लोग। लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया? तो 1877 में, 1877 को किया गया था। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया? तो 1909 ईस्वी को किया गया। 1909 ईस्वी को किया गया था। 1909 ईस्वी को किया गया था। राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। 67 क्वेश्चन पे आगे बच्चों लोग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, महामैराथन क्लास है आपका, इतना जोश तो बनता है। राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2006 में लागू किया गया। हम आपसे पूछे कि 19 राज्यों का ईस्वी आप याद रखिएगा जरूर, क्योंकि कहीं से भी आपका से कोई सवाल पूछ दिया जाएगा। मोबाइल लाइब्रेरी डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा, ये क्वेश्चन आपका 2023 हो या 2018 हो, या हर बार एग्जाम में आ चुका है, खासतौर पे केबीएस के एग्जाम में आया चुका है कई बार। तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। इसका हो सके तो मैं पीडीएफ फोटो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ व्हील्स का। चलिए 69 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है, कई बार हम पूछे भी हैं कम्युनिटी पोस्ट में कि लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? आपका सवाल जवाब, सही जवाब है जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं, या छोड़िए मैं बता देता हूँ। अभी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन इसमें बनता है। लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है आपको 12 अगस्त को, लेकिन लाइब्रेरी डे आपको कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया हुआ है, जाकर देख सकते हैं मेरे। चलिए लिब्रा मैट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। पुस्तकालय त्रिमूर्ति किसे माना जाता है? पाठक को, और पुस्तक, और प्रलेखक, और कर्मचारी। मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पाठक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका पुस्तक इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों को मिलाने का कार्य आपको कर्मचारी, वहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम रहता है। तो ये तीसरा में कर्मचारी आता है बच्चे लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है आपके लिए कि किसके द्वारा त्रिमूर्ति बनाया गया? किसके द्वारा त्रिमूर्ति बनाया गया आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। INB का निर्माण, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। INBN के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा बच्चे लोग। 73 क्वेश्चन, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में की गई थी। 1951 में हुई थी इसका, चलेगा। 74 क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INBA का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1957 को, पूर्णतः बनकर 58 को बना था, लेकिन INBA नंबर आपको 1957 में बन चुका था। और BNB, याद रखिएगा BNB आपका ये ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी माना जाता है इसको। ये कब बना? तो 1950 ईस्वी को बना था। 1950 ईस्वी को बना था। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ है महामैराथन क्लास में। आपको बस एक, बच्चे लोग एक लाइक जरूर बनता है। महामैराथन क्लास चला रहे हैं आपके लिए, और पार्ट 5 है ये बच्चे लोग, पार्ट 5 है। जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4। चलिए अवगिल्ला, एबी गिल्ला के द्वारा कब, किसका प्रकाशन है? तो आपको याद होना चाहिए ILA का। ILA कब बना बच्चे लोग? आपको पता होना चाहिए ILA कब बना। और खास तौर पे याद रखिएगा एग्जाम में आपसे प्रकाशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन आपको ILA द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। काहे की, क्योंकि अवगिल्ला वर्तमान नाम क्या है? तो ILA बुलेटिन के नाम से जाना जाता है। ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1975 ईस्वी से हो रहा है। 1975 ईस्वी से हो रहा है। ILA कब बना पता होना चाहिए आपको। 1933 ईस्वी को ILA बना था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन इसको माना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा एसोसिएशन आपको ALA को माना जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब प्रकाशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रकाशन हर बार पूछा जाता है। आईएलए बुलेटिन आवृत्ति कैसा है? त्रैमासिक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एजलिक बुलेटिन का प्रकाशन कब हो रहा है, कब किया गया? तो 1956 ईस्वी को किया गया था, 1956 को किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजलिक तो आपसे पूछ ही लिए, और एजलिक का बुलेटिन कब कैसा है? तो त्रैमासिक इसका भी है। एजलिक न्यूज लेटर भी प्रकाशन होता है, आपको 1966 में ये प्रकाशन सबसे पहले हुआ था, 1966 में प्रकाशन हुआ था। चलिएगा, श्रेयस SRELS श्रेयस जर्नल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 1964 में। तात्पर्य है डॉक्टर शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 1902 में, चलिए 85 क्वेश्चन पे आते हैं। 2002 में ALA के साथ मिलकर क्लिप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो IIS का इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IISS का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1958 ईस्वी को किया था, 1958 को किया गया था, याद रखिएगा। प्रलेखन के क्षेत्र में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चन है। प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किस शांति नोबेल पुरस्कार मिला गया? तो हेनरी लाफॉन्ट को दिया गया था। चलिए इफ्ला आपसे मुख्यालय भी स्थित है, क्योंकि मुख्यालय हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आप सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रॉयल लाइब्रेरी द हेग में है, द हेग में आपका स्थित है। रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो नीदरलैंड का इसका है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका यूएसए का है, याद रखिएगा। ब्रिटिश म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय? तो यूके का है ब्रिटिश म्यूजियम। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन पे बच्चे लोग, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को माना जाता है। बच्चे लोग आज महामैराथन क्लास है, आप याद जरूर कर लीजिएगा, और खास तौर पे ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेलबर्ट डेवी को कहाँ का माना जाता है? तो अमेरिकन का पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब पिता माना जाता है उसे, उनको। 96 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट उपाधि प्रदान की गई थी? तो बीबी शुल्का जी को 1992 को की गई थी, हम आपको बताए थे जस्ट अभी इस फिलहाल में। वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग, क्योंकि महामैराथन क्लास में आपको एक लाइक तो बनता है। चलिए 97 क्वेश्चन पे आते हैं। 97 क्वेश्चन आपको कोई खास क्वेश्चन नहीं है। विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों के लिए पुस्तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सेवार्थ नहीं होता है। क्योंकि आपको कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्यों बुक स्टोर को आपको पुस्तकालय क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि वहाँ तो कई पुस्तकालय भी है, लेकिन वहाँ एक ही वर्ड आप बोल सकते हैं, वहाँ पे उतना सेवार्थ उपलब्ध नहीं होता है जितना आपको पुस्तकालय में उपलब्ध होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, 100 पे पहुंचने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे लोग। डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा थ्योरी ऑफ बुक लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई थी? तो 1938 को की गई थी, 1938 में की गई थी, 1938 को की गई थी, याद रखिएगा बच्चे लोग। चलिए 100 क्वेश्चन, आज का 100वां क्वेश्चन है बच्चे लोग। 100वां क्वेश्चन है, क्या बता रहा है? 100 क्वेश्चन डॉक्टर रंगनाथन जी ने, देख लीजिएगा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हैंडिक्स एंड कैंस की रचना कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी को की गई थी, 1955 को की गई थी। चलिए 101 क्वेश्चन पे आते हैं। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1836 ईस्वी को की गई थी। अभी हम आपको विस्तार से समझाए थे कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में कौन कौन से आते हैं। चलिए 102 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन स्थित है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्थित है केंद्रीय मंत्रालय। चलिए 103 क्वेश्चन पे आ गए बच्चे लोग। 100 क्वेश्चन से भी प्लस हो चुका है। आप बस वीडियो को शेयर और लाइक, महामैराथन क्लास में आप जुड़े रहे मेरे साथ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको एक लाइक तो बनता है बच्चे लोग। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये आपको क्लासिफिकेशन आपसे हर बार पूछा जाता है। वर्गीकरण की उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिक से शब्द से हुई है, याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बच्चे लोग, अंकन के बारे में आपको हम बताएं कि अंकन 2 प्रकार के हैं। सीसी के बारे में आपको बताए थे कि वो मिश्रित अंकन में आता है, मिश्रित अंकन में आता है। मिश्रित अंकन का मतलब है कि 0 से लेकर 9 और ABCD सब होगा, जिसे मिश्रित अंकन बोला जाता है। खास तौर पे शुद्ध अंकन उसे बोला जाता है, मतलब DDC को। ये शुद्ध अंकन है, मात्र आपको 0 से लेकर 9 तक ही यूज होता है मेन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 क्वेश्चन है बच्चे लोग। 107 क्वेश्चन पे आ गए हैं। कॉल नंबर कितने तत्व के होते हैं? कॉल नंबर कितने तत्व के हैं बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए। कॉल नंबर आपको बताएं कि पुस्तक संख्या
एवं संग्राहक संख्या को कहा जाता है। और क्लास नंबर किसको बोला जाता है? 108 क्वेश्चन देख सकते हैं। पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद करवाना उसे क्लास नंबर कहा जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीडीसी, आपको हम कई बार बताएं कि डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ था, तो 1876 ईस्वी को किया गया था, 1876 ईस्वी को किया गया था। और ये एक शुद्ध अंकन माना जाता है। अभी अंकन के बारे में बताएं तो डीडीसी के बारे में हम आपको विस्तार से समझाए थे। चलिए क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ विस्तार से देख सकते हैं, आपको इसके बारे में बता रहे हैं। डीडीसी का उद्भव क्या हुआ? डीडीसी का प्रथम संस्करण जो एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड पम्फलेट्स ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी और ख़ास तौर पे 44 पृष्ठ में बना हुआ है और 1876 में प्रकाशित की गई थी। याद रखिएगा बच्चे लोग। और इम्पॉर्टेंट है कि डीडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो 23वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। और कब हुआ है? तो 2011 में प्रकाशित हुआ था, 2011 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था और लास्ट एडिशन याद रखिएगा, क्योंकि हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सीसी के बारे में पूछ रहा है। सीसी कब बना, किसके द्वारा? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा बना था और 1933 में। आप देख सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपको आ चुका है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो 1904 ईस्वी को हुआ, 1904 ईस्वी को हुआ। अभी तक मैं जितना 100 क्वेश्चन करवाया वो 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है सारे एग्जाम में। 128 क्वेश्चन पे है बच्चे लोग। 128 कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम अब तक कितने संस्करण में प्रकाशित हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए 7 एडिशन में प्रकाशित हो चुका है। और लास्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ है? तो 1987 को प्रकाशित हो चुका है। बच्चे लोग याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट एडिशन एंड लास्ट एडिशन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आपको कॉलन क्लासिफिकेशन को लेकर। और ख़ास तौर पे इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये महामैराथन क्लास चल रहा है, आप वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग, क्योंकि हौसला बढ़ता है, इतना मेहनत करके आपको वीडियो बना रहे हैं। किस पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का विकास सीए कटर द्वारा किया गया था? तो आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का द्वारा एसी कटर के द्वारा, सीए कटर के द्वारा किया गया था। तो बच्चे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जेडी ब्राउन 1906 में किया गया था, 1906 ईस्वी को किया गया था जेडी ब्राउन के द्वारा। और यूडीसी का निर्माण कब किया गया? तो 1905 को किया गया था। याद रखिएगा डीडीसी में कौन सा अंकन है? बच्चे लोग हम अभी विस्तार से हम आपको बता चुके हैं कि डीडीसी में कौन सा अंकन है, तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा 5 मूल श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट है, PEST, याद रखिएगा इसे आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा दिया गया है। फैक्ट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। फैक्ट एनालिसिस का प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया है? 1931 में। नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आने की संभावना है आपके पास। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन कोलन क्लासिफिकेशन 1933 ईस्वी में आया था, 1933 ईस्वी में आया था, 1933 में आया था। और सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब आया था? 1934 में आया था, 1934 में आया था, 1934 ईस्वी में आया था। आप लोग बढ़िया से नोट डाउन करते चले बच्चे लोग। चलिए छठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन कब आया था? 1939 में आया था। इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है। 7 क्वेश्चन, लाइब्रेरी इन इंडिया, ये कब आया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 ईस्वी में आया, 1946 ईस्वी में। स्पेशल मैं ईस्वी लाया हूँ आपके लिए, जो बच्चे को याद नहीं होता वो नोट डाउन कर लें, बहुत ही फायदा होगा बच्चे लोग को। कोलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन कब आया? 1950 ईस्वी में आया, 1950 ईस्वी में आया है। कोलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन का है, 1950 ईस्वी का है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब आया? 1951 ईस्वी में, 1951 में आया, 1951 में आया है। नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, ये पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मात्र ललिन एकेडमिक शिक्षा मंत्र में ही मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी कब आया? तो 1951 ईस्वी में आया है, 1951 में ईस्वी में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइब्रेरी मैनुअल, लाइब्रेरी मैनुअल कब आया? 1951 ईस्वी में ही आया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 में आया है, 1952 ईस्वी में आया है। लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन
जैसे कि हम अभी बताएं आपको 1952 में आया है। चलिए सेकंड, फोर्थ एडिशन कोलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन, ये ना एक साइड आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट एडिशन कब आया 1933 में, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया और फोर्थ कब आया, तो 1952 में आया है फोर्थ एडिशन आपका। तो इंपॉर्टेंट है सारा, आप लिखते चले। चलिए आते हैं हेडिंग एंड कैनन, 1955 में आया। हेडिंग एंड कैनन का आया 1955 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा। कोलन क्लासिफिकेशन फिफ्थ 5 एडिशन का आया है 1957 में आया है, 1957 में आया है। और 6 एडिशन का आया 1960 ईस्वी में आया है। बच्चे लोग मैं मैराथन क्लास शुरू करने वाला हूँ, कमिंग सून वीडियो। ऐसे हम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर चुके हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि मैराथन क्लास देखें वो जाकर कमेंट करें, लाइक करें मेरा कम्युनिटी पोस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेफरेंस सर्विस 1961 ईस्वी में आया, 1961 ईस्वी में आया रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस का आया 1961 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स, ये आया 1963 ईस्वी में आया है, 1963 में। नोट डाउन करते चले। और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन सेकंड एडिशन का आया 1966 ईस्वी में आया, 1966 ईस्वी में आया है। ये इससे अच्छा पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मात्र ललित एकेडमी में ही मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन नहीं है। 24 क्वेश्चन देखिएगा। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑथर बिब्लियोग्राफी एंड डॉक्टर एस आर रंगनाथन पीएन कौला द्वारा कब लिखा गया है, 1952 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 92 ईस्वी को लिखा गया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन थियोरिकल एंड प्रेडिकल 1910 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया है, रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखिएगा सेकंड, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में आया था डब्ल्यू सी श्रेयस के द्वारा। डब्ल्यू सी श्रेयस क्या है पता है आपको, रंगनाथन जी के गुरु जी का नाम है। जब लंदन गए थे 1924 ईस्वी में रंगनाथन जी, थोड़ा कुछ विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। उनके गुरु लंदन में कौन लाइब्रेरी साइंस पढ़ाए, 1 साल का मेहनत किए तो डब्ल्यू सी श्रेयस ही थे। डब्ल्यू सी श्रेयस वो उस टाइम कहाँ के अध्यक्ष थे, पुस्तकालय अध्यक्ष। जिन छात्रों को मालूम है वो कमेंट में करके जरूर बताएं। मैनुअल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926 में डब्ल्यू सी श्रेयस को ही जाता है। नोट डाउन करते चले बच्चे लोग। बेसिक स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरियन, ये किसके द्वारा, तो जेडी ब्राउन द्वारा। जेडी ब्राउन द्वारा। इन लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि संभावना है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए। चलिए प्रिंसिपल ऑफ बुक्स क्लासिफिकेशन, ये है ई डब्ल्यू हुल्मे द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस 1929 ईस्वी में आया है। 1929 ईस्वी में आया है किसके द्वारा, एच.ई. बिल्स के द्वारा। एच.ई. बिल्स के द्वारा। तो नोट डाउन करते चले बच्चे लोग। और वेरी इंपॉर्टेंट, रंगनाथन जी के द्वारा आने वाला है। अब जी के बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कोड 1933 ईस्वी में एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आया है। कब आया क्लासिफिकेशन, 1933 में आया। क्लासिफाइड एंड कम्युनिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा ही लिखा गया है। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी है। डॉक्यूमेंटेशन 1948 में सी ब्रेडफोर्ड के द्वारा है। और 1934 ईस्वी में, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ में कंफ्यूजन हो गया है। 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे जैसे कंफ्यूजन हो गया। 1934 कर लीजिएगा बच्चे लोग, 1934 में है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं कहीं पीडीएफ में गलती हो जाता है टीचर से। डॉक्यूमेंटेशन एज ऑर्गेनाइज्ड इज नॉलेज, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जे.एस. श्रेयस के द्वारा लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन बी गुहा के द्वारा लिखा गया। डॉक्यूमेंटेशन इट्स फैक्ट डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखा गया। ये लिखेगा क्योंकि ये फिलहाल अभी जो जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा क्या लिखा गया है। तो आप ये सारा नेट का भी क्वेश्चन है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है, एलन केंट के द्वारा। चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया में कितने भाग में बटा हुआ है, और आंसर आप लोग जरूर बताएं। और अमेरिका कितने भागों में बटा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया को लेकर, तो इसको जो जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी बी.एस. केशवन, 7 नेशनल लाइब्रेरी है भारत का। तो सबसे पहले 1948 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम नेशनल लाइब्रेरी बना था, कोलकाता को बनाया गया था। तो सबसे पहले अध्यक्ष बी.एस. केशवन को ही बनाया गया था। तो ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इतनी बढ़िया जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ललित एकेडमी के द्वारा ही मिलेगा आपको जानकारी इतना बढ़िया से। लॉज
ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखा गया है। 5 लॉ कब बना था? तो 1928 ईस्वी में बना था, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? 1931 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछे हैं, जाकर आंसर जवाब दीजिए जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन किसके द्वारा? पीएन कौला द्वारा। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा लिखा गया है। लाइब्रेरी ग्लॉक्सी एंड रेफरेंस बुक एल.एम. हेरोल्ड के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल मैराथन क्लास मैं लाने वाला हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके जरूर बताएं, क्योंकि हौसला मिलता है। इस क्वेश्चन है मेरे साथ, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों में सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर जो बच्चे जानते हैं बता सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1956 में होगा, बी इसका आंसर होगा 1956। चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको। सन 1954 में सबसे पहले कब बना? 1954 में भारत सरकार द्वारा कानून पास, जिसका नाम डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ चुका है, केबीएस में हो या एनवीएस, सारा एग्जाम में आ चुका है, तो हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी आने की संभावना है। 1956 में 1956 में इस कानून को संशोधन करके समाचार पत्रों में सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार देश में प्रत्येक प्रकाशन को अपने प्रकाशनों की एक एक प्रति पुस्तक प्रकाशित करके 3, खास तौर पे याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 दिन, बच्चे लोग 30 दिन के अंदर पुस्तकालय को भेजना आवश्यक है। क्या है? तो जब भी आप प्रकाशन करते हैं पेपर का, तो आपको 30 दिनों के अंदर, 1 महीना के अंदर आपका एक प्रकाशन इनके पास जाना चाहिए। और 3 जगह है इसका मेन इसका संस्थान कहां पे है? 3 जगह देना अनिवार्य है आपको। खास तौर पे पूर्व क्षेत्र में आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय में कोलकाता में है, 1948 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बना है, याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब पश्चिम क्षेत्र में, जो पूर्वी क्षेत्र है या पश्चिम क्षेत्र में देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, आपसे ये एग्जाम में पूछ चुका है बच्चे लोग, 1804 में बना है। देख सकते हैं आप, एक सवाल से आपका 10 जवाब मिल रहा है। ये 10 जवाब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा एग्जाम में आ चुका है। चलिए उत्तर क्षेत्र में देख सकते हैं तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय है, और दिल्ली को पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? तो 1951 में बना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर बार पूछ चुका है कि क्वेश्चन आपका पूछेगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कब बना? तो 1948 में बना है। और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई कब बना? तो 1804 में बना है, याद रखिएगा बच्चे लोग। और दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय कब बना? तो 1951 में बना है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है तीनों। और ये खास तौर पे चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण क्षेत्र में कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, 1890 ईस्वी में बना है, 1890 ईस्वी में बना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल मेरे लिए है आपके लिए कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए 77 क्वेश्चन, कैसा लग रहा है वीडियो? लाइक करते चले बच्चे लोग, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें कैसा लग रहा है। लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबों प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? अभी जैसे कि हम आपको विस्तार से समझाए हैं कौन कौन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन हरियाणा में आ चुका है, 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर था बी बच्चे लोग, सॉरी, इसका आंसर था बी, कोलकाता केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली में है। जैसे कि अभी आपको बताएं विस्तार से कि 1954 में बना है और पूर्णतः 1956 में पारित होके एक पेपर के तौर पे समाचार पत्र एक एक करके आपको देना अनिवार्य है 4 जगह। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में आ चुका है। मैं प्रीवियस ईयर करवाने का एक ही रीजन है कि आपको हो सके तो 100 to 100% है कि आपका आना अनिवार्य है, क्योंकि मैं कई एनालिसिस करके ये क्वेश्चन को लाया हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए देख सकते हैं केबीएस हो या डीएसएस भी, और इसरो में भी आ चुका है, बाप रे बाप सब में आ चुका है, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन है पुस्तकालय डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब है? अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? फिर आपसे यही सवाल, एक सवाल फिर से आपको घुमा के दिया गया है, आप देख सकते हैं 2019 हो या 2018 में। वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। 1954 में बना है, परंतु 1956 में पूर्णतः लागू हो चुका है और पेपर के तौर पे। और कॉपीराइट एक्ट के बारे में भी मैं विस्तार से समझाता हूं, जैसे कि आ गया है कॉपीराइट एक्ट। आप समझ सकते हैं कॉपीराइट एक्ट किसे बोलते हैं।
चलिए मैं विस्तार से समझाता हूँ, वीडियो को बस लाइक करते चलें। जो बच्चे नहीं देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रीवियस ईयर स्पेशल पीडीएफ है, एमसीक्यू के तौर पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। WIPO का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा बच्चे लोग, जो इनका फुल फॉर्म जानते हैं इसके बारे में बताएं बच्चे लोग जो जानते हैं। कर लीजिएगा बच्चे लोग। WIPO का होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा सेवा नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। बच्चे लोग इसको याद रखिएगा। और कब बना है, इसकी स्थापना कब हुआ, WIPO की स्थापना कब हुआ है, तो 1967 में हुआ, 1967 में हुआ है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 18 क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज मार्केस समझौता क्या है, आपको फिर मैं अभी विस्तार से समझाया हूं। जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। WPO के विस्तार से हम आपको समझाएं कि मार्केस समझौता दृष्टिवर्धित लोगों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करना है। याद रखिएगा, यह साधन WIPO के मुख्यालय में SCCR कॉपीराइट और संबंधित अधिकारी पर अस्थायी सीमित है। बच्चे लोग ये एग्जाम में आ चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट 81 क्वेश्चन। वीडियो को बस मैं चाहता हूं कि लाइक करते चले, वीडियो को इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक लाइक तो बनता है बच्चे लोग। इसरो का क्वेश्चन है। हाँ बच्चे लोग, एक नोटिस है कि इसरो में भी वैकेंसी आने वाली है, जल्द के जल्द आपको सूचना प्राप्त मिलेगी, तो आप तैयारी रखें। और खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन के बच्चे को मैं बता देता हूं कि 10th का बोर्ड अभी चल रहा है फिलहाल, बिहार बोर्ड का, उसके बाद आपको सूचना मिलने की संभावना है। मुझे जितना सूचना मिली है हम आपको प्रदान कर दिए हैं, और बोर्ड का एग्जाम होने के बाद आ गया नोटिस, तो आप तैयारी देखिएगा कि अपना कितना किस लेवल का तैयारी है आपका। चलिए बौद्धिक संपदा, मेरे साथ बस जुड़े रहें, सारा कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन इनमें से शामिल नहीं है। कौन से शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा कोष होगा। इसका आंसर 2015 में इसरो में देख सकते हैं आप, पूछ सका है। शब्द जिसका अभिप्राय शब्दों के भंडार के रूप में होता है, यह विशिष्ट विषय के क्षेत्र में संबंधित शब्दों की सूची है जो शब्दावली नियंत्रण और सूचना पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रमुख है। याद रखिएगा इसे आप, जो इंपॉर्टेंट है मैं खास तौर पे आपको टिक आउट करवा दूंगा। चलिए 82 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। 82 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 82 क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ण सम्मेलन कब हुआ है, तो 1886 में हुआ है, 1886 में से संबंधित है। याद रखिएगा बच्चे लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका 10 सवाल बनता है, तो हो सके तो एक ही क्वेश्चन को ना आपको एग्जाम में घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप राइट रखिएगा। इसका आंसर होगा डी, कॉपीराइट एक्ट होगा। कुछ सीख लेते हैं कॉपीराइट एक्ट क्या है। साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए वर्ण कन्वेंशन जाना जाता है। यह कॉपीराइट को नियंत्रण करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसकी पहली बार 9 दिसंबर 1886, 9 दिसंबर 1886 में स्विट्जरलैंड में वर्ण में स्वीकार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट। चलिएगा लिख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको, मैं माफी चाहूंगा, पीडीएफ आपको ललिन एकेडमिक में मिल जाएगा। खास तौर पे वेट कर लीजिए, 2.0 बनने वाला है। ललिन एकेडमिक एक अलग से बना हुआ है सर के द्वारा, तो आप 2.0 का वेट करें, मैं जरूर आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ, साथ में टेस्ट सीरीज भी। चलिए क्या है, कॉपीराइट से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने वाली अंतरराष्ट्रीय वर्ण में भारत में याद रखिएगा, भारत में 1 अप्रैल 1928 को शामिल हुआ था। ठीक है बच्चों लोग। चलिए एक सवाल मेरे लिए बनता है, आपके लिए बनता है कि 1928 में क्या आया था, क्या बना था, आपको पता होना चाहिए। 5 लॉ कब बना और पूर्णतः कब लागू हुआ, जो बच्चे जानते हैं वो बता सकते हैं बच्चे लोग। चलिए कॉपीराइट एक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट एक्ट 1957 था और इसे 21 जनवरी 1958 को लागू कर दिया गया। भारत में प्रथम, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपका, तो हो सके तो बिहार में पूछ सकता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना, ठीक है, बना था और 21 जनवरी 1958 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, तो भारत में कॉपीराइट एक्ट लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक दिया जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे लोग। 60 वर्ष, चलिए विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। कोई भी आप बुक लिखते हैं, कोई भी आप प्रकाशन प्रकाशित करते हैं, तो उसको आप मरने के बाद, टेंशन मत लीजिए कि 60 साल हुआ नहीं कि खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका मृत्यु होने के बाद आपका 60 साल तक आपके नाम से ही चलेगा। तो चलिए समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और कैसा लग रहा है वीडियो आप जरूर बताएं, हमको अच्छा लगेगा। 83 क्वेश्चन पीडीएफ के लिए मैं माफी चाहूंगा। वीडियो को शेयर करें, बहुत ही कम लाइक आ रहा है बच्चे लोग, बहुत अफसोस लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कम लाइक आता है। चलिए 83 क्वेश्चन, पेटेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट, इसका बताइएगा बच्चे लोग, ये क्या है? तो नागपुर में है, याद रखिएगा। यूजीसी एनटीए में पूछा गया है 2019 में। क्या है पेटेंट के बारे में हर बार पूछा चुका है, एनबीएस हो या केबीएस या डीएसएसबी में पूछ चुका है, तो हो सके तो आप में ये पूछा जाए। पेटेंट सूचना प्रणाली नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के अधीन होता है। इस विभाग को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो इसे आप हो सके तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। 84 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। एज एक्ट ऑफ द 1992 अमेंडमेंट इन इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957, याद रखिएगा, द कॉपीराइट ऑफ ऑथर विल बी वेल्ड फॉर द मेनी ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर। जैसे कि आपको हम अभी जस्ट बताएं कि मरने के बाद, कोई भी ऑथर के मरने के बाद भी कितने साल तक उसका कॉपीराइट एक्ट पारित रहेगा, तो आपको जस्ट हम अभी बताएं कि 60 साल तक आपका ये कॉपीराइट एक्ट रहेगा। चलिए विस्तार से फिर से समझा देता हूं। कॉपीराइट एक्ट अधिनियम 1957 को 21 जनवरी 1958 को पूर्णतः लागू हो गया है। यह पहले प्रकाशित तस्वीर के लिए 50 वर्ष था, परंतु इसके 6 बार संशोधन हो चुका था। तो कॉपीराइट एक्ट कानून शब्द जिसका प्रयोग रचनाओं के लिए, साहित्य के लिए, कलात्मक के लिए कर दिया गया, लेकिन बाद में भारत के प्रतिलिपि अधिकारी लेखक की मृत्यु के बाद अब 60 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसरो देख सकते हैं यूजीसी में आ चुका है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है बच्चे लोग, इसका आंसर जरूर बताएं। आप लोग देख सकते हैं यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशनल है। बच्चे लोग कमेंट में करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है क्लास, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। चलिए इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र में विश्व बौद्धिक संपदा WIPO के बारे में अभी जस्ट हम आपको बताएं कब इसका स्थापना हुआ है। तो 1967 की स्थापना हुआ है इसका। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नीदरलैंड में है, हेग में स्थित है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभी फिलहाल जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम दे के आ रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं आपको यूजीसी नेट का भी लेवल का तैयारी करवा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आपको हो सके क्या, ये यूजीसी नेट में आ चुका है इस साल। जो 2025 में जनवरी में एग्जाम हुआ था, तो उससे बच्चे को पूछ सकते हैं कि ये यूजीसी नेट में आ चुका है क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तकालय कॉपीराइट एक्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बच्चे लोग इसके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इसरो हो या यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का तैयारी आपको कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका कंफर्म जॉब लगेगा लाइब्रेरियन के तौर पे। आप सपना देखे हैं तो पूरा होगा मेरे चैनल के द्वारा। चलिए विश्व साहित्य में 23 अप्रैल को कॉपीराइट एक्ट तिथि मनाया जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है तो आपको हो सके तो पूछ सकता है। फिर से देख सकते हैं RPSC में आ चुका है 2016 में। क्वेश्चन को एक बार बार रिपीट किया जाता है, तो हो सके तो आप रिवीजन करके रखें कि हो जाए। WIPO स्टैंडर्ड फॉर, बच्चे लोग हर बार मैं बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने के बाद बस आप एक काम करें कि टेस्ट जरूर लगाएं। टेस्ट से आपका ये पता चलेगा कि कितना नंबर आ रहा है, और टेस्ट लगाने के बाद मुझे जरूर बताएं कि सर मेरा कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद मैं और करूंगा कोशिश आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन मेरे से छूट रहा है आप जरूर बताएं हमको। चलिए
WIPO के बारे में विस्तार से हम आपको समझा दिए, फिर भी मैं विस्तार से समझता हूं। इसका गठन आपको हम जस्ट बताएं कि 1967 में। याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसकी संस्थापक याद रखिएगा, कब स्थापना हुआ है, और अभी फिलहाल इसका मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। तो और इसके तहत वर्तमान में 26 अंतरराष्ट्रीय संधियां आती है। इसे आप याद रखिएगा। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब भारत में 1975 में WIPO का सदस्य बना था। भारत कब बना? 1975 को बना। 1975 को बना भारत इसका सदस्य। तो इसमें से आप खुद सोच सकते हैं कितना आंसर निकला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म, पहला याद रखिएगा। दूसरा, ये बना कब, और तीसरा, ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, ये तीसरा हुआ। फिर चौथा आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, ये चौथा हो गया। और भारत कब इसका सदस्य बना, ये 5 क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ये पूर्णतः जिसको पता होगा, याद हो गया होगा, तो उनको 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। ये 5 में से मैं गारंटी करता हूं कि 3 सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। चलिए बच्चे लोग, वीडियो को लाइक करते चलें। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक लाइक तो बनता है। चलिए 94 क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चे प्लेलिस्ट नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक करते चले। 94 क्वेश्चन है बच्चे लोग। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बाय। पेटेंट कहाँ स्थित है इंडिया में? देख सकते हैं ये क्वेश्चन हर बार आपको कई बार हर एग्जाम में पूछ चुका है। ऑल इंडिया में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल इंडिया एग्जाम में जितना सारा एग्जाम हुआ है, ये सारा लाइब्रेरियन का क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवा रहा हूं। चलिए इसका आंसर जरूर बताएं। आपको मैं अभी जस्ट इस वीडियो में ही बताया हूं, नागपुर में इसका स्थित है। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। देख सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ था, अभी हम आपको बताएं। पेटेंट ये नागपुर में स्थित है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलिए बच्चे लोग, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला बैठ जाता है। आपको एक बस लाइक जरूर बनता है कि सर के लिए एक लाइक जरूर करें। देख सकते हैं DSSB, जो बच्चे DSSB का भी फॉर्म फिलहाल भरे हों तो वो जरूर देखें। ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सके तो आपको एग्जाम में आए। 95 क्वेश्चन। इस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है। ये क्या करता है? तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 को करता है। जैसे कि हम आपको जस्ट बताएं कि 1954 को बना और पूर्णतः 1956 में लागू हुआ। एक पेपर एक हर जगह देना अनिवार्य है, 4 जगह। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 को पुस्तकालय में प्राप्त करता है। चलिए बच्चों लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहा हूं। जैसे कि 96 क्वेश्चन पे आते हैं। 96 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधित सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया है, जिसे जाना जाता है, किससे जाना जाता है बच्चे लोग? बर्न कॉन्वेंशन के द्वारा जाना जाता है। बी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन बच्चे लोग। 97 क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथ में स्थामित्व अधिकार की रक्षा करता है, कौन करता है? देख सकते हैं आंसर बच्चे लोग, बताएं आंसर। जो जानते हैं वो अच्छे कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट होगा। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए विस्तार से हम आपको समझा दें कि भारत में 1856 को लागू हुआ था बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम। ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पे अधिकार है। चलिए, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो बच्चे देख रहे हैं बहुत है बढ़िया, देख सकते हैं DSSB का क्वेश्चन है, KBS का क्वेश्चन है। जो बच्चे KBS और कोई भी एग्जाम कर सकते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि 100 to 100% आपका जॉब लगेगा। चलिए, 1 कॉन्वेंशन 1886 से संबंधित है। किससे संबंधित है? देख सकते हैं। आपको हम जस्ट इसका बारे में बताएं, हम आपको विस्तार से कॉपीराइट के बारे में बताएं। कॉपीराइट, यह कॉपीराइट से नियंत्रण करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो कब बना? 9 दिसंबर, जिसे पहली बार 9 दिसंबर 1886 को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्वीकार किया गया था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। देख सकते हैं बहुत क्वेश्चन है आपके लिए। 99 क्वेश्चन। जो बच्चे अनुरोध करते हैं नहीं देखें पिछले वाले वीडियो को, जाकर देखें और साथ में ये वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सूचना स्रोत हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट
एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है। देख सकते हैं। चलिए ABCD आपका क्वेश्चन है, ये RPSC में क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर होगा बी, कॉपीराइट एक्ट। डिलीवरी एक्ट के बारे में आपको विस्तार से समझा चुके हैं और कॉपीराइट एक्ट के बारे में भी विस्तार से समझा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन ये है, 102 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय, फिर से वही क्वेश्चन पे आ रहे बच्चे लोग, देख सकते हैं। यूके हो, हर एग्जाम, ऑल इंडिया जितना भी एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर आपको मैं जरूर लाया था। देख सकते हैं भारतीय कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1957 को, 1957 को लागू हुआ। आप देख सकते हैं बच्चे लोग, इसका आंसर 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना था। पूर्णतः 21 जनवरी 1858 को लागू हुआ। देख सकते हैं। कंफ्यूजन आप करने का जरूरत नहीं है, 1957 ही टिक आउट कीजिएगा। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है, कमेंट में करते हैं। चलिए और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, कि मैं सोच रहा हूं कि लास्ट क्वेश्चन आज इतना ही, 107 को कंप्लीट करके आज कंप्लीट करते हैं। राजीव गांधी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हो सके तो मैं आपसे पूछ लेता कुछ कहीं और, लेकिन चलिए इसका आंसर होगा नागपुर में स्थित है। जैसे कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ है DRTC की? तो अप्रैल 1962 को, 1962 ईस्वी को स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं और प्रथम निर्देशक। ठीक है बच्चे लोग, एक एक लाइन को नोटिस करते चलें और नोट डाउन करते चलें। स्थापना के मुख्य सहयोगी प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहां था? तो इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय हर बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था बेंगलोर कर्नाटक में है। बच्चे लोग ये एग्जाम में आ चुका है, हर एक चारों के चारों क्वेश्चन आ चुका है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा, इसका मुख्य कारण क्या था? प्रलेखन, अनुसंधान और परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित एक शोध केंद्र जो पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। याद रखिएगा बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्पेशल क्लास है, बिहार लाइब्रेरियन हो या लाइब्रेरियन के खास तौर पे स्पेशल क्लास है। DRTC ने शोधकार PhD ट्रेंडो विश्वविद्यालय इटली के सहयोग से शुरू किया गया था। इटली के सहयोग से किया गया था। DRTC ने सन 2012 में, अपडेट याद रखिएगा जरूर बच्चे लोग, DRTC ने 2012 में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ज्ञान और सूचना गतिशीलता में DRTC रुझान पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, ज्ञान और सूचना गतिशीलता में रुझान पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2012 में बच्चे लोग। इसे आप नोट डाउन कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRTC के वर्तमान निर्देशक कौन है? देख सकते हैं आप, मैं प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में सारा कुछ आ चुका है ये सब। तो वर्तमान निर्देशक कौन है? तो एम्स कृष्णमूर्ति जी हैं। और प्रथम निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं। याद रखिएगा, प्रथम कौन थे और अभी फिलहाल में वर्तमान कौन है, आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि DRTC के ही बारे में पूछा जाए, हर बार में पूछा जाएगा कि ILA के वर्तमान में कौन है, ALA के बारे में वर्तमान में कौन है, और पहले सदस्य कौन थे और अब कौन है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। DRTC के प्रकाशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी हो, जैसे ILA हो या ALA हो या बहुत कुछ हो, आप उसका प्रकाशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 सवाल जरूर पूछा जाता है प्रकाशन से। चलिए, लाइब्रेरी साइंस विथ एक्सेलेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लासिफिकेशन से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से गौर करवा दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय दिवस, याद रखिएगा बच्चे लोग, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं करवाएगा आपको, इतना एक लाइक तो बनता है। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरी डे है भाई, लाइब्रेरियन डे में कंफ्यूजन मत कीजिएगा बच्चे लोग, बहुत बच्चे लोग गलत करते हैं। कल मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला हूं, जरूर जाकर देखें, कंफ्यूजन वाला है। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल लाइब्रेरी वीक 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक मनाया जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग,
नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है? 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक मनाया जाता है। और खासतौर पे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट एक्ट कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चे लोग इसको आप याद कर लीजिएगा। खासतौर पे एक क्वेश्चन और, लाइब्रेरी बुक लव डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, बुक लव डे कब मनाया जाता है? जो बच्चे जानते हैं कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने क्लासिफिकेशन है, चलिए विस्तार से समझते हैं। बच्चे लोग वीडियो को लाइक करते हैं जरूर। वीडियो को इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको एक लाइक तो बनता है बच्चे लोग। चलिए, वर्तमान समय में पुस्तकालय वर्गीकरण हेतु कई पद्धति प्रचलित है, जैसे कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, यूडीसी हो गया, कोलन क्लासिफिकेशन हो गया, आपका बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया। कोई भी आपसे पूछे तो ये इतना याद जरूर रखिएगा, क्लासिफिकेशन आपको इतना जरूर पूछा जाएगा। चलिए, क्लासिफिकेशन के विस्तार से कुछ समझते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें। पुस्तकालय द्वारा अपने आकार, संग्रह और पाठ सामग्री के आधार पर किसी एक वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस वर्गीकरण पद्धति को डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तक प्रोग्राम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के दूसरे व तीसरे संस्करण में कई श्रेणी के रूप में बांटा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ये पुस्तक लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा बच्चे लोग। हाँ, चलिए, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा शुद्ध परिमाणात्मक पूछा जाएगा, लगभग पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। सीसी कौन से क्लासिफिकेशन है या यूडीसी किस क्लासिफिकेशन में आता है? इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर इंग्लिश में पढ़ाएं, लेकिन मैं इस वीडियो में खास तौर पे ये स्पेशल हिंदी वाले बच्चों के लोग के लिए लाया हूँ। इंग्लिश तो कई प्लेलिस्ट का बना हुआ है, तो इस वीडियो में सिर्फ खास तौर पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब बच्चे लोग, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, आप दोनों क्वेश्चन को जरूर देखें तो आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध परिमाणात्मक वर्गीकरण पद्धति के बारे में समझते हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसे आप मजाक में ना लें। चलिए, क्या बोल रहा है आपसे ये सवाल? इस प्रकार पद्धति में सभी विषय में बने बनाए अंकन उपलब्ध होते हैं, जिससे हम पुस्तकों पर लेखों का वर्ग संख्या का निर्माण करते हैं। मतलब आप समझे? नहीं समझे होंगे, मैं समझा देता हूं विस्तार से। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति के वर्ग संख्या निर्माण के लिए किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसमें बना बनाया रेडीमेड नंबर उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति को श्रेष्ठ उदाहरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में जब आया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि 1904 में आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। तो आप क्या समझे बच्चे लोग? और खास तौर पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 में। याद रखिएगा बच्चे लोग कि शुद्ध परिमाणात्मक संख्या वर्गीकरण में कौन सा आता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आता है। इसमें क्या है? बना बनाया अंकन आपको तैयार करके दिया जाता है, तो इसमें कौन सा आता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आता है। चलिए, अभी शुद्ध बताया आपको, लगभग परिमाणात्मक वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। बच्चे लोग, क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं केवीएस का एग्जाम दिया था, तो हर बार ये पूछा जाता है कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन किस पद्धति में आता है, मतलब वर्गीकरण लगभग परिमाणात्मक वर्गीकरण में आता है कि औसत आपको कई ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो इसको नोट डाउन और ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलेगा, इस पद्धति के में विभिन्न विषयों के बने बनाए अंकन उपलब्ध हैं, परंतु विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर या क्रमांक संख्या को सटीक बनाने हेतु कुछ शर्तों के साथ जोड़ व घटाव कार्य कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसमें नहीं कर सकते थे, इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए। तो होता है डीडीसी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब बना है? तो 1876 में बना है। और कौन सा है? तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो 1906 में बना है।
बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठाते हैं, केबीएस हो या एनबीएस या कोई भी एग्जाम, तो हर बार आपसे ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खास तौर पे अपने बच्चे लोग को कहना चाहता हूं कि ये गलती ना करें आप लोग। लगभग पक्षनात्मक, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, वो परिणात्मक था, ये पक्षनात्मक वर्गीकरण है, ऑलमोस्ट है ये, याद रखिएगा। इस प्रकार के परिवर्गीकरण पद्धति में वर्ग संख्या निर्मित करने के लिए बना बनाया अंकन उपलब्ध होता है तथा विषय के पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। इस पद्धति में वर्ग संख्या निर्मित करने के लिए जोड़ घटाव या प्रावधान है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यूडीसी आता है। इस प्रकार की पद्धति में कौन सा आता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आता है, और एक और आता है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो 1935 में बना है। और यूडीसी कब बना है? 1905 में बना है। खास तौर पे याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन बना है, तो ये डीडीसी बना है, क्योंकि आपको शेड्यूल बाय बनाया जाएगा कि बताइए सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा यूडीसी कब बना, डीडीसी कब बना, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब बना, लाइब्रेरी कांग्रेस कब बना। याद रखिएगा इसवी, क्योंकि हर बार आपसे ये पूछा जाएगा। यूट्यूब पे मैं एग्जाम से आने से पहले, बिहार लाइब्रेरियन हो या कोई भी एग्जाम आने से पहले, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। चले बच्चे लोग, परिवर्तनीय पक्षनात्मक वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति का निर्माण रंगनाथन महोदय द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस विषय को विभिन्न पक्षों में बांटना एवं फिर उसकी वर्ग संख्या निर्मित करना परिवर्तनीय पक्षनात्मक कहलाता है। इस पद्धति में सर्वोत्तम उदाहरण कोलन क्लासिफिकेशन का पहला और दूसरा और तीसरा संस्करण है। कोलन क्लासिफिकेशन क्या मतलब? सीसी। तो कब बनाया? तो 1933 में बना है। याद रखिएगा, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा ही है, याद रखिएगा बच्चे लोग। ये आपसे सवाल में पूछा जा चुका है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बस मात्र 3 गो है, इसमें आप देख सकते हैं चौथा, पांचवा और छठा है मुक्त पक्षनात्मक वर्गीकरण। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति में विषय और पूर्व निर्धारित फैक्ट्स में बांट दिया जाता है, लेकिन सभी फैक्ट्स से के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, सर्वोत्तम उदाहरण है सीसी का, कोलन क्लासिफिकेशन का चौथा, पांचवा और छठा संस्करण है। याद रखिएगा ये, और खास तौर पे पूर्ण मुक्त पक्षनात्मक वर्गीकरण पद्धति, फुल्ली फ्री फैक्ट, ये इसमें मात्र सीसी का 7वां एडिशन आता है। बताएंगे बच्चे लोग, जो बच्चे लोग जानते हैं सीसी का कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन कब आया है, ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए लास्ट एडिशन है सीसी का। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एडिशन कौन सा है और लास्ट एडिशन कौन सा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नॉर्मेटिंग प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। नॉर्मेटिंग प्रिंसिपल आपसे कई बार पूछा जा चुका है क्लासिफिकेशन के मामले में, तो हो सके तो कैनन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई टीचर आपको कैनन अभी तक आपको यूट्यूब पे कई कम प्रोवाइड मिल लेता है, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा कैनन। चले मेरे साथ वीडियो को बस लाइक करते चले बच्चे लोग, बस मैं चाहता हूं कि 1 लाइक बनता है, क्योंकि ये पिछले वाले वीडियो में बहुत कम लाइक आया, तो बहुत अफसोस लगा। इतना मेहनत करने के बाद और इतना बढ़िया प्रोवाइड करवाता हूं पीडीएफ आपको, फिर भी आप 1 लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है। चले बच्चे लोग, कैनन शब्द का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग बेवरिक श्रेयस द्वारा अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में सन 1915 में, कब? 1915 में को किया गया था। कैनन शब्द का प्रयोग मूल रूप से नियम, कानून, सिद्धांत और इत्यादि के लिए किया जाता है। कैनन को हिंदी में उपसूत्र कहा जाता है। भारत में उपसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। चलिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन खास तौर पे मैं बच्चे लोग को कल टेक्स्ट बुक खास तौर पे केबीएस का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन सवाल जरूर पूछा गया था कि आप टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तृतीय संस्करण खास तौर पे कुल 43 उपसूत्र में वर्णन किया गया है। बच्चे लोग याद रखिएगा, ये पुस्तक आपसे हर बार पूछा जाता है, तो पुस्तक भी याद रखिएगा। चलिए, कैनन के उपसूत्र क्या क्या है? 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कैनन फॉर द आइडिया प्लान, कैनन फॉर द वर्बल प्लान, कैनन ऑफ द नेशनल प्लान, कैनन ऑफ फॉर बुक क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने कि याद रखिएगा कि कितने उपसूत्र हैं खास तौर पे कैनन फॉर। चलिए पहला का पढ़ता आते हैं। आपको 5 भागों में बटा हुआ है। खास तौर पे विशेषताओं के लिए उपसूत्र है 4, विशेषताओं के उत्तर प्रयोग में 3 है और इसमें भी 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको जो होगा इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ में प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा आपके लिए। कैनन के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये बाय चांस बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल हमको लगता है कि आज के लिए इतना ही, फिर कैनन के नेक्स्ट वीडियो पढ़ाते हैं। बस वीडियो को लाइक जरूर करें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर लाऊंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।